भावना सिंह। वेलकम बैक टू इनसाइटोनॉमिक्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आज इकोट्रिक्स की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, दैट इज आल्सो नोन एज अ मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फेट, एंड आर स्क्वायर दैट इज डिनोटेड बाय आर स्क्वायर। मैंने थोड़ा सा लिख के रखा है डेफिनेशन एंड ऑल, जिससे कि थोड़ा इजी हो मेरे को बताने में और टाइम कम लगे, एफिशिएंट तरीके से ये पूरा वीडियो बन पाए कम टाइम में, थोड़ा प्रोडक्टिव भी हो। तो आप लोग बताइएगा अगर आपको ये वाला मेथड आप लोगों को अच्छा लगे। तो नहीं लगेगा तो मैं फिर से पहले वाला जैसे डिक्टेट करती हूँ वैसे उसी तरीके से करूंगी। स्टार्ट करते हैं। तो अगेन आज हम लोग पढ़ेंगे आर स्क्वायर दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, अ मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फेट। सो देखते हैं व्हाट इज आर स्क्वायर। नॉर्मली इन केस ऑफ टू वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन मॉडल we denote coefficient of determination by small r square like this. But in case of multiple linear regression model, we denote R square like this, coefficient of determination, just to distinguish between the two. And so let's see what is R square. R square is the measure that tells how well the sample regression line fits the actual data. इसका मतलब ये है जैसे आपने कोई एक सैंपल लिया और एक मॉडल बनाया, और जो आपका एक पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन था, मैं इसको पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन था, मैं एक तरीके से ग्राफ से बताती हूँ आप लोगों को। ये सपोज ये आपका पीआरएफ था और पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। आपने जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स थे उससे एक सैंपल कलेक्ट किया और एक अपना एसआरएफ बनाया लाइक दिस। अगर आपका एस सॉरी अगर आपका एसआरएफ कुछ इस तरीके से आ रहा है या इस तरीके से आ रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, then this is not the perfect sample that you have taken from that given population. तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, ये हमारा जो भी हम लोगों ने सैंपल लिया है वो बेस्ट हो और जो कि बेस्ट एस्टिमेट करे, प्रिडिक्ट करे आपकी पॉपुलेशन पैरामीटर्स की वैल्यूज को अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर पाए, उसे हम बेस्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट लिया था, कीन्स कंजम्पशन फंक्शन। उसमें क्या था कि हम लोग क्या देख रहे थे, जो कंजम्पशन फंक्शन है, कंजम्पशन डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ योर डिस्पोजेबल इनकम, वाईडी। तो आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल क्या था, वाईडी, डिस्पोजेबल इनकम, जो कि एक्सप्लेन कर रही थी वेरिएशंस इन कंजम्पशन डिमांड, दैट इज योर वाई आई डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो हमें इस तरीके से, जैसे कंजम्पशन डिमांड काफी अदर फैक्टर्स हैं, उन पर भी डिपेंड करती है, आपकी इनकम पर भी डिपेंड करती है, और भी अदर फैक्टर्स हैं। लेकिन हम लोगों ने अभी टू इन केस ऑफ टू वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जहाँ पे हम लोग एक ही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ले रहे हैं, तो वहां पे हमें वो वाला वेरिएबल चूज करना है जो कि मैक्सिमम वेरिएशन इन वाई एक्सप्लेन कर पाए। तो कोई भी अच्छा मॉडल किसे माना जाएगा, जो कि ऐसा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ऐसा मॉडल बने जो कि मैक्सिमम वेरिएशन इन वाई एक्सप्लेन कर पाए। तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कितनी वेरिएशंस एक्सप्लेन कर पाता है डिपेंडेंट वेरिएबल में, उसको जो मेजर करते हैं उसे बोलते हैं आर स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और द मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस इन द सेंस कि सैंपल जो रिग्रेशन मॉडल आपने बनाया है वो कितना परफेक्ट तरीके से आपको जो पीआरएफ है उसको एस्टिमेट कर पा रहा है। ओके, सिंपल टर्म्स में अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे इन केस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कंजम्पशन डिमांड है, अगर उसमें एक यूनिट से चेंज आ रहा है, तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर कॉजिंग दैट चेंज। one factor that you have chosen for your model is that disposable income, that is one of the like integral factor, very important factor that affect your demand, right? Sorry, just wait. तो जो भी फैक्टर, जैसे आपने वाईडी लिया था इन केस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, अगर आपकी जो भी कंजम्पशन डिमांड है उसमें एक यूनिट से चेंज आ रहा है, तो कितने टाइम्स चेंज जो है वाईडी डिस्पोजेबल इनकम एक्सप्लेन कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल एक यूनिट चेंज आया कंजम्पशन डिमांड में, जिसका लाइक 60% चेंज आया ड्यू टू योर डिस्पोजेबल इनकम, एंड 0.4 आया अदर फैक्टर्स की वजह से, जिसको हम रेजिडुअल और एरर में इंक्लूड करते हैं। तो नॉर्मली हम लोगों का मॉडल किस तरीके से शो होता है, लाइक दिस, वाई आई इज इक्वल्स टू
बीटा वन हैट, बीटा टू हैट, एक्स आई प्लस ई आई. Then your yi depends on two factors, your xi, that is the explanatory variable in your given model, and ei, this is the error term. This ei includes all other factors other than your xi that you have taken till yet. So अगर एक यूनिट से चेंज आ रहा है आपकी yi में, देन फॉर एग्जाम्पल अगर 0.6 यूनिट चेंज एक्सप्लेन किया है xi ने, कि अगर एक यूनिट चेंज आया कंजम्पशन डिमांड में जिसमें 0.6 और द 60% चेंज आया है आपकी डिस्पोजेबल इनकम की वजह से, रिमेनिंग 4% आया है अदर फैक्टर्स की वजह से, जिसको हम ईआई के अंदर इंक्लूड करते हैं. एंड अदर एग्जांपल जैसे आपका डिमांड फंक्शन देखो, उसमें क्या रहता है, क्वांटिटी डिमांडेड काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे प्राइसेस हैं, आपकी इनकम है, other factors like prices of other goods, related goods, taste and preferences, market demand conditions, and lot of factors are there. बट अगर हम लोग उसका एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं जहां पे हम ओनली प्राइस को इंक्लूड करते हैं एज अ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, जैसे इस तरीके से क्यू डी इज योर वाई आई एंड देन बीटा वन हैट इज योर इंटरसेप्ट टर्म एंड बीटा टू हैट एक्स आई. एक्स आई इज योर प्राइस. Then there are many other factors that also affect price. Then EI that also affect your quantity demanded, right? Then that you include in the EI, the error term, okay? And you include only one factor, that is price in your model. So अगर एक यूनिट से चेंज आया आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में, फॉर एग्जांपल 0.5 यूनिट एक्सप्लेन किया, 0.5 मतलब 50% चेंज आया प्राइसेस की वजह से, एंड रिमेनिंग 50% चेंज आया आपकी एरर अदर फैक्टर्स की वजह से, जिसको हम एरर में इंक्लूड करते हैं. तो ये जो आर स्क्वायर है वो यही मेजर करता है कि आपको जो प्राइस है, जो आपने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लिया है, वो कितनी वेरिएशन, कितनी परसेंटेज वेरिएशन एक्सप्लेन कर पा रहा है आपकी वाई आई में, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल. इन केस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितना चेंज एक्सप्लेन कर पा रही है, कितना वेरिएशन एक्सप्लेन कर पा रही है इन वाई आई, दैट इज योर कंजम्पशन डिमांड. अगर सिंपल अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कि अगर एक यूनिट से चेंज आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में, तो कितना उसका परसेंटेज है जो कि आपने जो मॉडल में वेरिएबल लिया है एक्सप्लेनेटरी, वो कितना परसेंटेज वेरिएशन एक्सप्लेन कर पा रहा है इन योर वाई आई. एंड जितना ज्यादा वेरिएशन एक्सप्लेन कर पाएगा उतना वो मॉडल अच्छा होगा, उतना ही आपका आर स्क्वायर ज्यादा आएगा, क्योंकि इट इज अ मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, कि आपका मॉडल उतना ही अच्छा है, उतना ही क्लोज है परफेक्शन, जो भी पॉपुलेशन की वैल्यूज है उतना ही वो क्लोज है, जितना आर स्क्वायर ज्यादा है उतना ही वैल्यू, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका जो मॉडल लिया है आपने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो भी इंक्लूड किया है, वो काफी सारी वेरिएशन एक्सप्लेन कर पा रहा है इन वाई आई. But not always r square, like high r square not always like depicts that your explanatory variable is explaining major variation in yi. For that we have other concept, that is adjusted r square, जो हम लोग बाद में देखेंगे. अभी r square देख रहे हैं. तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आर स्क्वायर इज अ मेजर दैट टेल्स हाउ वेल द सैंपल रिग्रेशन लाइन फिट्स द एक्चुअल डेटा, कि आपने जो भी वैल्यू प्रिडिक्ट करी है वो कितना, मतलब उसमें कितना डिफरेंस है, एरर मिनिमम हो, मिनिमम एरर आपकी जो एक्चुअल वाई आई आया है एंड जो आपने प्रिडिक्ट किया है वाई आई हैट, उन दोनों का डिफरेंस जो है मिनिमम हो. ये उसको मेजर करता है कि कितना डिफरेंस है उसके बीच में, आपका जो वाई आई हैट है वो कितनी परसेंटेज वेरिएशन एक्सप्लेन कर पा रहा है योर इन योर वाई आई. So it measures the proportion of total variation in y explained by the variation in x. In simple terms, अगर एक यूनिट से आपने x को बढ़ाया आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल डिस्पोजेबल इनकम, इन केस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन आपने एक यूनिट से अपनी इनकम बढ़ाई डिस्पोजेबल इनकम, तो वो कितने यूनिट से आपकी वाई आई जो कि कंजम्पशन डिमांड है वो बढ़ेगी. अगर आपकी कंजम्पशन डिमांड 0.6 यूनिट 0.7 यूनिट से बढ़ रही है, दैट मीन 70% variation in y is explained by your disposable income, and remaining depends on other factors that we include in error. Okay, I hope I'm clear to you all. It is known as coefficient of determination and used as a measure of goodness of fit. तो अगर आर स्क्वायर ज्यादा है तो हम लोगों को ये इंडिकेशन मिलता है कि आपने जो भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लिया है इन योर मॉडल, इन योर रिग्रेशन मॉडल, वो सही है. वो जो भी आपका वाई आई है एक्स आई है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, एंड
एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेरिएशन एक्सप्लेन करेगा कि अगर आपके डिस्पोजेबल इनकम इतने यूनिट से चेंज आएगी तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपकी वाईआई पे, कंजम्पशन डिमांड पे भी होगा। जितना ज्यादा इम्पैक्ट होगा उतना ही आपका वेरिएबल जो भी आपने मॉडल में इंक्लूड किया है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, वो उतना ही अच्छा माना जाएगा, उतनी ही आपकी आर स्क्वायर अच्छी आएगी। So it can be defined as a ratio of explained sum of square. Sum of square explains the variation. Okay. So explained sum of square. That means the variation in yi that is explained by your xi, that is explanatory variable, to the total sum of square. And total sum of square is the total variation in yi. Again, total we can include total sum of square like your y is increased or decreased or changed by 1 unit, then how much of that change was explained by your explanatory variable, that we include in ESS, explained sum of square. And 1 unit change in yi, that we call total sum of square. Sum of square explain the variation of actual data points from their respective mean. Okay. तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई एस एस डिवाइडेड बाई टी एस एस, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ई एस एस इज द एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। सिंपल से एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपके 100 मार्क्स का कोई एग्जाम है, जिसमें आपने फॉर एग्जाम्पल 60% मार्क्स स्कोर किया है, तो आप प्रपोर्शन कैसे निकालते हो कि टोटल मार्क्स में आपका परफॉर्मेंस कितना था, कितना उसका परसेंटेज कैसे निकालोगे? सिंपल टोटल जो भी आपका मार्क्स कितने, जो भी पेपर कितने मार्क्स का था, फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क्स का था आपका पेपर, एंड आपने 60 मार्क्स स्कोर किया, तो 60 इज योर परफॉर्मेंस, कि 60%, 60 मार्क्स आपने स्कोर किया है आउट ऑफ 100। सिंपल टर्म्स में अगर टीएसएस एक्सप्लेन द वेरिएशन इन वाई आई, कि अगर आपकी वाई आई में 1 यूनिट से चेंज आया है तो कितने टाइम से चेंज ईएसएस के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, लाइक 0.6। तो यहाँ पे हम इस तरीके से देखेंगे, तो ईएसएस क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएशन इन वाई आई एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन एक्स आई। तो इस तरीके से व्हाट यू विल गेट 0.6, और यू कैन से 60%। आपने कितना स्कोर किया? 60% इन टोटल मार्क्स 100। सिमिलर वे में ये है ESS बाई TSS। तो यहाँ पे आपका आर स्क्वायर क्या हो गया? 0.6%, और 60% वेरिएशन इन योर टोटल मार्क्स इज एक्सप्लेन बाय योर परफॉर्मेंस। एंड सिमिलरली हियर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ESS बाई TSS। आपके TSS में 1 यूनिट, सपोज 100 यूनिट से चेंज आया, अगर 60 यूनिट से चेंज, 50 यूनिट से चेंज, 70, कितना भी यूनिट से चेंज इज एक्सप्लेन्ड बाई, इज ड्यू टू, explained by means is due to your explanatory variable that you have taken in your model. In for example consumption function, again मैं अब बार बार कंजम्पशन फंक्शन इसलिए ले रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। वहां पे आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, कंजम्पशन फंक्शन है, डिपेंडेंट वेरिएबल। आपका कंजम्पशन डिमांड में चेंज आया 100 यूनिट से, तो कितने यूनिट से चेंज एक्सप्लेन किया, जिसमें कितना परसेंटेज था आपका वाईडी का कितना प्रपोर्शन था, कि जिसकी वजह से टोटल जो चेंज आया 100 यूनिट्स का, उसमें कितना प्रपोर्शन है वाईडी का? तो फॉर एग्जाम्पल 0.5%, दैट इज 0.5 यूनिट्स, और यू कैन से 50%। तो अगर 1 यूनिट से कंजम्पशन डिमांड में चेंज आया है तो उसका 50% चेंज आया है ड्यू टू डिस्पोजेबल इनकम, एंड रिमेनिंग 50% इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स दैट वी कॉल्ड एरर और रेजिडुअल। सो इन सिंपल टर्म्स में इस तरीके से, फॉर जैसे टीएसएस को समझो, 1 यूनिट और 100 यूनिट चेंज इन योर वाई आई is explained by ESS, the variable, explanatory variable that you have taken in your model. Remaining RSS, residual sum of squares, that is other factors that you have subsumed in your error term, that you haven't included in your model. So for example, 0.5% is due to your explanatory variable and remaining 0.5% is due to other factors, that is residual error. So we can say that 50% change in yi is explained by your explanatory variable, and remaining 50% was explained by other factors that affects your consumption demand or your dependent variable. Okay, अब इसको एक वेन डायग्राम के थ्रू इलस्ट्रेट करके देखते हैं, विजुअल्स के थ्रू। सपोज
in this one, this is your y and this is your x. They are completely independent of each other. ये सिंपल बोलता है कि आपने जो भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लिया है वो 1% भी वेरिएशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. दैट मीन्स आपने एक यूजलेस वेरिएबल लिया है. फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी डिमांडेड, लाइक इन ओके कंजम्पशन फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं. कंजम्पशन डिमांड एंड आपने लिया कोई एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लाइक स्टडी आवर्स. I don't think there is any correlation between your study hour and your consumption demand or anything like that. Like your timing of your office, for example, कि आप 9 बजे ऑफिस जाते हो, उसका और आपकी कंजम्पशन डिमांड पे क्या कोरिलेशन है? देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दैट. अगर आपने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लिया आपका ऑफिस टाइम जो भी है वो, और आप उससे देख रहे हो कि ये ऑफिस टाइमिंग से कितना वेरिएशन एक्सप्लेन आ रहा है, चेंज हो रहा है, या कितना वेरिएशन एक्सप्लेन किया जा रहा है इन वाई आई, दैट इज कंजम्पशन डिमांड. आई डोंट थिंक देर इज एनी कोरिलेशन बिटवीन द टू. तो उस केस में आपका आर स्क्वायर हो जाएगा जीरो. दैट इज ई एस एस. एक्सप्लेनेशन इज जीरो. आपका ऑफिस टाइम बिल्कुल भी कोई भी चेंज डिपेक्ट कर ही नहीं रहा है वाई आई में. तो इस केस में क्या है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, कोई ओवरलैपिंग ही नहीं है. तो इस केस में आपका आर स्क्वायर जीरो होगा क्योंकि आपका ई एस एस जो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर है, आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, वो इंडिपेंडेंट है ऑफ वाई. उसको कोई इम्पैक्ट नहीं है वाई पे. अगेन लाइक वी सी इन केस ऑफ डिमांड फंक्शन, डिमांड फॉर न्यूट्रल गुड्स लाइक सॉल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर प्राइसेस. प्राइस पे डिपेंड नहीं करता है डिमांड, उसका डिमांड ऑलरेडी फिक्स रहता है. तो अब प्राइस बढ़ जाए कम हो जाए, आप एक फिक्स अमाउंट में ही डिमांड करोगे सॉल्ट का. ऑन द सेम लाइंस कि उन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है. सिमिलरली वाई और एक्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है. तो वाई एक्स में कितना भी चेंज आता रहे वाई अनअफेक्टेड रहेगा. वाई में कोई चेंज नहीं आएगा एक्स में चेंज आने से, क्योंकि उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है. तो इस केस में आपका आर स्क्वायर जीरो हो जाएगा. नॉर्मली आर स्क्वायर क्या होता है? ई एस एस डिवाइड बाई टी एस एस. तो आपका एक्सप्लेनेशन जीरो है, वो वेरिएबल एक्स कुछ भी एक्सप्लेन कर नहीं रहा. तो ये ऊपर का टर्म जीरो, देन होल टर्म बिकम जीरो. तो आपका आर स्क्वायर जीरो है. नॉर्मली आप जो भी मॉडल बनाते हो, लाइक इस तरीके से आपका मॉडल है, अगर बीटा टू हेड का वैल्यू जीरो है, ये स्लोप बताता है. अगर स्लोप जीरो है दैट मीन्स आपकी कुछ इस तरीके से कंडीशन है, ये वाली, कि एक्स आई गिवन है, ये वाई आई है. तो वाई आई में कोई चेंज आता रहे, एक्स फिक्स है, एक्स में एक्स और वाई में कोई कोरिलेशन ही नहीं है. So we can say X does not explain any variation in Y because they are totally independent of each other, having no correlation. So in this case, our R square will be zero because our ESS will be zero. है ना, हमारा मॉडल कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि हमारा बीटा टू हैट एंड एक्स आई ये जीरो हो जाएगा होल टर्म, बिकॉज बीटा टू हैट इज जीरो इन दिस केस. रीजन बीइंग दैट कि वाई आई एंड एक्स आई आर नॉट एट ऑल कोरिलेटेड टू ईच अदर. इन सेकेंड केस जहाँ पे वाई आई एंड एक्स आई कुछ परसेंट वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है वाई में. जैसे अभी हम लोग ने ये वाला इधर लिया था कि आपका जो वाई डी है, डिस्पोजेबल इनकम का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो रहता ही है आपकी कंजम्पशन डिमांड में. आपकी इनकम डिपेंड करती है. अगर आपकी इनकम ज्यादा होती है तो आप ज्यादा कंज्यूम करते हो, कम होती है तो थोड़ा कम कंज्यूम करते हो. तो कहीं ना कहीं कोरिलेशन है उनके बीच में, डायरेक्ट कोरिलेशन है कि इनकम ज्यादा हो रही है, आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, ज्यादा डिमांड कर रहे हो. इनकम कम हो रही है, कम डिमांड कर रहे हो, कम कंज्यूम कर रहे हो, राइट. तो दोनों में कोरिलेशन है. तो अगर कुछ भी परसेंट पे चेंज आता है आपकी वाईडी में, डिस्पोजेबल इनकम में, आपकी जो भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लिया है एक्स आई उसमें, तो वो कुछ ना कुछ चेंज डिपेक्ट करता है आपके वाई आई में, आपके कंजम्पशन डिमांड में, राइट. तो जो ओवरलेप्ड एरिया है ये वाला शेडो, तो ये आपके वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्स आई इज एक्सप्लेनिंग सम वेरिएशन इन वाई आई, बिकॉज कंजम्पशन डिमांड केवल डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड नहीं करती है, और भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं उन पे भी डिपेंड करती है. इस वजह से कुछ परसेंट चेंज आ रहा है एक्स आई की वजह से, एंड रिमेनिंग अदर फैक्टर्स जिसको हम रेजिडुअल एरर के अंदर इंक्लूड करते हैं. तो इस केस में जो आपका आर स्क्वायर रहेगा वो वन से कम रहेगा, क्योंकि अगर वन कब होता है कि अगर वाई में एक, फॉर एग्जाम्पल एक्स आई एक यूनिट से चेंज हुआ, आपका वाई आई भी सेम यूनिट से चेंज हो गया, लाइक कांस्टेंट रिटर्न्स, कांस्टेंट यूटिलिटी.
जहाँ पे एक यूनिट से एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल भी सेम यूनिट से चेंज हो रहा है। उसी तरीके से अगर एक्स आई में 1 यूनिट से चेंज हुआ, वाई आई भी 1 यूनिट से चेंज हो गया, दैट मीन्स आपका जो वाई आई है, जो भी इनके सब कंजम्पशन फंक्शन कंजम्पशन डिमांड है, वो बस ओनली वाईडी पे डिपेंड करती है, और फैक्टर्स पे डिपेंड करती नहीं है। ऐसा तो नहीं है, कंजम्पशन डिमांड कहीं ना कहीं प्राइसेस पे भी डिपेंड करती है, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंड करती है, और भी फैक्टर्स होते हैं। तो इस केस में, सेकंड वाले केस में, आपका आर स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल टू 1, और बट ग्रेटर देन 0। 0 से ज्यादा है क्योंकि एक्स आई कुछ ना कुछ वेरिएशन इन वाई आई तो एक्सप्लेन कर ही रहा है, दिस ओवरलेप्ड एरिया। सो वी कैन से इन दिस केस, जो अभी आपका बीटा टू हैट होगा, स्लोप कोफिशिएंट, वो लेस देन 1 होगा, बट ग्रेटर देन 0 होगा। And x explains some variation in yi. So in this case, your r square won't be equal to 0, but less than 1. एंड मॉडल के थ्रू सिंपली यही हमारा वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन हैट प्लस बीटा टू हैट एक्स आई प्लस ई आई, हमारा एस आर एफ है, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन मॉडल है। तो यहाँ पे जो भी बीटा टू हैट का वैल्यू होगा वो लेस देन 1 होगा, बट ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे बीटा टू कुछ ना कुछ वैल्यू एक्स आई एक्सप्लेन कर रहा है इन वाई आई। एंड थर्ड केस, जहाँ पे वाई एंड एक्स इक्वल है, दैट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगेन जो अभी मैंने बताया कि अगर एक यूनिट से चेंज आया आपकी एक्स आई में, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में जो भी आपने लिया है, उसका सेम इम्पैक्ट हुआ, इक्वल इम्पैक्ट हुआ, इक्वल एंड प्रोपोर्शनल चेंज आया आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में वाई आई में, तो वो सिंपली क्या बता रहा है कि आपकी जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ओनली एक ही फैक्टर जो आपने इंक्लूड किया है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, उस पर ही डिपेंड करता है, बाकी अदर फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता है। तो जितनी भी वेरिएशन है इन वाई आई वो एक्सप्लेन बाय योर एक्स आई दैट यू हैव टेकन इन योर मॉडल। So in that case, your ESS equals to your TSS, and then you will get R square is equal to 1. ESS क्या है? Explain sum of square, जो भी वेरिएशन एक्स आई में आ रहा है वो। TSS क्या है? जो भी वेरिएशन वाई आई में आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ई एस एस बाई टी एस एस। व्हेन ई एस एस इज इक्वल टू टी एस एस, देन you will get 1, and this is the case of perfect fit, that x explains the entire variation in y. X is the perfect explanatory variable for your yi in your given model. So in this case, your beta 2 hat is equal to 1. So you will find your model like this. आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं कि आप आर स्क्वायर को कंप्यूट कैसे कर सकते हैं, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, उसका फॉर्मूला देखा, सारा कुछ एक्सप्लेन वेन डायग्राम के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया। अभी देखते हैं कि इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं, डिराइव कैसे करते हैं आर स्क्वायर को। तो सिंपली हम आर स्क्वायर नॉर्मली हम क्या देख रहे हैं, एक्स आई एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एरर टर्म, तो वहीं से डिराइव करते हैं। सो यू हैव गिवन दिस मॉडल वाई आई है प्लस ई आई, दिस इज योर मॉडल लाइक इक्वेशन 1। ओके, अभी हमें इसका डेविएशन फॉर्म लेना है। डेविएशन फॉर्म क्या होता है, जो कि डिपिक्ट करता है डिफरेंस ऑफ योर एक्चुअल वाई आई फ्रॉम योर मीन, इसका देन वी डिपिक्ट वाई आई। So this small yi is the deviated from your capital yi. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका yi 5 आया है, आपका y बार जो कि मेन वैल्यू ऑफ y 3 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2। तो जो 2 क्या है, तो yi है, योर yi इज इक्वल्स टू 2। तो डेबिटेड फॉर्म में आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, वैल्यूज छोटी हो जाती है, आप सेम रिजल्ट कम एनर्जी खर्च किए हुए ले सकते हो। तो हम लोग भी वही करते हैं, बिकॉज वी आर ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। डेविएटेड फॉर्म में डिराइव करते हैं इसको। तो डेबिटेड फॉर्म में कैसे लाते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअल वाई आई को उसके मीन से माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो पहले हमें क्या करना है, हमारे पास वाई आई गिवन है ये,
हमें क्या करना है, वाई वाई ड्राइव करना है, वाई बार, दैट इज वाई आई बाई एन। कैसे ड्राइव करते हैं, वाई बार, किसी का भी मीन ड्राइव करने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपकी एक्चुअल वैल्यू है उसका सम लेते हैं एंड डिवाइड कर देते हैं एन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी भी है आपकी, राइट। एंड अगर आपको डेबिटेड फॉर्म चाहिए तो आप क्या करोगे, सिंपल, एक्चुअल वैल्यू से जो भी आपकी मेन वैल्यू आई है उसको माइनस कर दो, तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो आपका वाई आई होगा, डेबिटेड फॉर्म होगा। ये इक्वेशन के फॉर्म में है तो हम लोग लॉजिक सेम है। वाई आई गिवन है, वाई वाई ड्राइव कर लो, ड्राइव करने के लिए आपको सम कर दो वाई आई का, एन से डिवाइड कर दो, एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दो वाई आई को वाई बार से, सो यू विल गेट द डेबिटेड फॉर्म ऑफ योर वाई आई। और किसी के भी केस में ऐसे कर सकते हो, आपको किसी का भी डेबिटेड फॉर्म निकालना हो, सिंपल, आपको एक्चुअल वैल्यू गिवन होगी, आपको उसका मीन वैल्यू निकालना है, जो कैसे निकलेगा, आप सम करोगे उसको एन से डिवाइड कर दोगे, मीन वैल्यू निकल जाएगा। सिंपल, एक्चुअल से मीन माइनस कर दो, आपको डेबिटेड फॉर्म मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अभी हम लोग भी डिराइव करते हैं, तो अभी हमें जैसे वाई आई गिवन है, वाई बार डिराइव करना है क्योंकि हमें डेबिटेड फॉर्म चाहिए इसका, ये इक्वेशन टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेक सम एंड डिवाइड बाई एन बोथ साइड टू गेट द मीन, बोथ साइड टू गेट द मीन वैल्यू। करते हैं, सम किया वाई आई का, एन से डिवाइड कर दिया, सिमिलरली वाई आई हेड का सम किया, एन से डिवाइड कर दिया, प्लस ये सम किया, एन से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन टू, ये हमारे पास वाई आ गया। अभी इसको और फर्दर एक बार और करते हैं, सम ऑफ वाई आई बाई एन, ये क्या है, मीन वैल्यू ऑफ वाई आई, तो मीन को किस तरीके से डिनोट करते हैं, बार से, बार कांस्टेंट टर्म को डिनोट करता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई आई एट बार प्लस ई आई बार, इस तरीके से ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। हमारे पास वाई आई आ गया, वाई बार भी आ गया। अब हमें डेबिटेड फॉर्म चाहिए तो माइनस कर देंगे एक्चुअल वाई आई से वाई बार को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू वाई वन, ओके इसको करते हैं, वाई आई में से वाई बार हटाओ, डेबिटेड फॉर्म मिलेगा। सिमिलरली वाई आई हेड से वाई आई हेड बार हटाओ, प्लस ई आई से ई बार हटाओ, तो हमें डेबिटेड फॉर्म मिल गया। इसको स्मॉल वाई आई से डिनोट करेंगे, यहाँ पे स्मॉल वाई आई हेड से डिनोट करेंगे, यहाँ पे स्मॉल ई आई से डिनोट करेंगे। एज वी नो, ई बार ओ एल इसकी प्रॉपर्टी इज सम ऑफ ई आई डिवाइड बाई एन, इसको इस तरह, और सम ऑफ ई आई जीरो होता है, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। सो एरर टर्म डेबिटेड फॉर्म में भी ई आई ही रहता है और नॉन डेबिटेड फॉर्म में भी ई आई ही रहता है, एरर एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। सो ये हमारा डेबिटेड फॉर्म आ गया। अभी हमें किस टर्म में चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर टर्म में चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर मीन्स वेरिएशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन। लाइक दिस, अगर हम फॉर एग्जांपल वाई आई का सम ऑफ स्क्वायर देखते हैं, देन ये हो जाएगा वाई आई माइनस वाई बार, ये हो गया डेविएशन, एक्चुअल वैल्यू का डेविएशन फ्रॉम देयर मीन, एंड इसका सम एंड स्क्वायर, सम एंड स्क्वायर। तो ये बता रहा है वेरिएशन ऑफ वाई आई, एक्चुअल वाई आई फ्रॉम देयर मीन वाई बार, दिस इज द एस एस, सम ऑफ स्क्वायर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अभी हम देखते हैं, अभी हमें ये हमारा इक्वेशन थर्ड है, सम, हमें सम एंड स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए, सम एंड स्क्वायर बोथ साइड
क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्चुअल वाई आई में जितना वेरिएशन आ रहा है, फॉर एग्जांपल 1 यूनिट चेंज, 1 यूनिट वेरिएशन, आपकी जो भी वाई आई है 1 यूनिट से वेरी कर रही है, तो कितना यूनिट वाई आई हैट एक्सप्लेन कर रहा है और कितना यूनिट चेंज ई आई एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमें वो चाहिए। सम एन स्क्वायर बोथ साइड, दिस इज like this, then we will get summation yi square, this is sum and this is square equals to इस होल टर्म को स्क्वायर करेंगे, yi hat प्लस ei होल स्क्वायर, सो दिस इज लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दिस इज योर a, दिस इज योर b, सॉल्व करते हैं, समेशन yi स्क्वायर, सो समेशन yi hat square, this is your a square, this is your b, then we will get summation e square, this is your b square plus 2, what is a, yi hat, so summation yi hat ei, हम लोगों ने सबसे पहली वीडियो में जहाँ पे ओएलएस ड्राइव किया था उसकी प्रॉपर्टीज, ओएलएस एस्टिमेटर्स ड्राइव किए थे और उनकी प्रॉपर्टीज की थी, वहां पे ही मैंने लास्ट में प्रॉपर्टीज बताई थी और ये भी बोला था कि आगे हम लोग डेरिवेशन करेंगे वहां पे यूज होगा उसका। तो हम लोगों ने ड्राइव किया था ये कि समेशन वाई आई हैट ई आई इज इक्वल्स टू 0 होता है। आगे कैसे होता है आप वो वाली वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा। पहली वीडियो है जहाँ पे ओएलएस एस्टिमेटर्स ड्राइव किए हैं यूजिंग ओएलएस मेथड विद देयर प्रॉपर्टीज। और आपको नहीं देखना तो गुजराती बुक्स रेफर कर सकते हैं, मेरा मेन रेफरेंस वही है। सो व्हाट वी वर लेफ्ट विद वाई आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन वाई आई हैट स्क्वायर प्लस समेशन ई आई स्क्वायर, क्योंकि ये होल टर्म 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, वी वर लेफ्ट विद दिस, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। फोर्थ इक्वेशन, एस वी नो हम लोगों ने इससे पहले वीडियोस में मैंने काफी बार ड्राइव किया है कि वाई आई हैट इज द डेरिवेटेड फॉर्म ऑफ योर वाई आई हैट, राइट, सो इट इज इक्वल्स टू बीटा टू हैट एक्स आई। अब ये कैसे आता है मैं बता दे रही हूँ, नॉर्मली मैंने काफी बार ड्राइव करवाया है इससे पहले वीडियोस में। वाई आई हैट, सो एज वी नो वाई आई हैट इज इक्वल्स टू बीटा वन हैट प्लस बीटा टू हैट एक्स आई, एंड हम लोगों ने पहली वीडियो में ड्राइव किया था बीटा वन हैट इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बीटा टू हैट एक्स बार। ये बीटा वन हैट का वैल्यू पुट करेंगे, वाई आई हैट इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बीटा टू हैट एक्स बार, सॉरी सॉरी सॉरी, या ओके फाइन, बीटा टू हैट एक्स आई, वाई बार इस साइड भेजेंगे, हमें डेबिटेड फॉर्म चाहिए इसलिए वी वर लेफ्ट विथ बीटा एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार माइनस का साइन है यहाँ, एक्स आई पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन लिया इस तरीके से। सो इसको डेबिटेड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, वाई आई हैट इज इक्वल्स टू बीटा टू हैट स्मॉल एक्स आई, और एज वी नो ये ओ एल एस की प्रॉपर्टी थी जहाँ पे वाई आई हैट वार इज इक्वल्स टू वाई बार, सो वी विल गेट दिस टर्म। ये मेरे को इजी लगता है इसलिए ये वाला हम बताया, दूसरा तरीका भी है किसी का भी मेन निकालने का, जो मैंने पहले बताया कि आपको गिवन वाई आई गिवन है ये, आप पहले इसका मीन निकालो, इस तरीके से मैं फर्स्ट मेथड बता दे रही हूँ। ये काफी बार यूज होगा तो आप याद रखना।
सेकंड मेथड, नॉर्मली हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, वाई आई गिवन है लाइक दिस, बीटा वन हैट बीटा टू हैट एक्स आई, इस तरीके से। तो वाई आई गिवन है, हमें वाई बार चाहिए। एंड डेबिटेड फॉर्म कैसे मिलता है, जब वाई आई से वाई बार माइनस कर देंगे तो आपको स्मॉल वाई आई मिल जाएगा। हमें वाई आई हैट गिवन है, तो हमें वाई आई हैट मिल जाएगा। तो अब ये इक्वेशन वन मानो। दोनों दोनों साइड क्या करें, मीन वैल्यू कैसे निकलती है, सम करते हैं एंड डिवाइड कर देते हैं एन से, डिवाइड बाई एन करेंगे वैसे ही। सम किया वाई आई हेड का, एन से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली बीटा वन हेड का सम किया, एन से डिवाइड कर दिया। बीटा टू हेड को भी वही सम किया, एक्स आई एन डिवाइड बाई एन। इसको मीन फॉर्म में लिखते हैं, ये मीन हो गया वाई आई हेड बार इज इक्वल्स टू, बीटा वन कांस्टेंट है तो इसका मीन वैल्यू वन सेम वही रहेगा, बीटा टू हेड एक्स बार। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। हमारे पास वाई आई एक्चुअल वैल्यू आ गया, मीन वैल्यू आ गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे टू गेट द डेबिटेड फॉर्म। सब्ट्रैक्ट वाई, सॉरी, इक्वेशन टू वाई वन, then we will get yi hat minus yi hat var is equals to बीटा वन माइनस बीटा वन, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, प्लस बीटा टू हैट एक्स आई माइनस बीटा टू हैट एक्स बार। सो व्हाट वी विल गेट इन डेबिटेड फॉर्म, वाई आई हैट बीटा टू हैट दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, एंड एक्स आई माइनस एक्स बार। तो इसको डेबिटेड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, स्मॉल एक्स आई, small xi is the deviated form of capital Xi, and similarly yi, small yi hat is the deviated form of capital yi hat. Okay, I hope clear हुआ होगा। ये एक्स्ट्रा है, मैंने बताया क्योंकि मैं जब सॉल्व करती थी तो मेरे को बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, इस वजह से मैंने आपको यहीं बता दिया है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि वाई आई हैट इज इक्वल्स टू बीटा टू हैट एक्स आई कैसे आता है, कहाँ से आ गया ये, तो डिराइव करके बता दिया है आप लोगों के लिए, थोड़ा इजी कर दिया मैंने। थैंक यू बोलना मेरे को। अब देखते हैं, ये हमारा इक्वेशन फोर था। अभी हमें पता चल गया वाई आई हेड इज इक्वल्स टू बीटा टू हेड एक्स आई। अभी इसको पुट करते हैं, पुट वाई आई हेड इन इक्वेशन फोर। अभी हमारे पास इक्वेशन फोर क्या था, समेशन वाई आई स्क्वायर समेशन वाई आई हेड स्क्वायर प्लस समेशन ए आई स्क्वायर। वाई आई हेड अभी हम लोगों ने देखा है, पुट करते हैं, सम है एंड स्क्वायर है तो होल टर्म भी सम एंड स्क्वायर हो जाएगा, देन बीटा टू हेड स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसमें स्क्वायर है, सम भी है, समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा प्लस समेशन ए आई स्क्वायर समेशन वाई आई स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनली एक इक्वेशन आया। सो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, जस्ट वेट, वाई आई डेविएशन ऑफ योर वाई आई फ्रॉम their respective mean and their square. This explains the variation in yi. So we will call it TSS. TSS. That is total sum of square. Why we are using the word total? Because yi में सिंपल टर्म्स में एक यूनिट चेंज आ रहा है, जो कि जिसका कुछ पार्ट एक्सप्लेन कर रहा है एक्स आई जो कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, एंड कुछ पार्ट एक्सप्लेन कर रहा है ई आई। बिकॉज टी एस एस इज इक्वल्स टू योर वाई आई हैट योर प्रोडक्टेड वाई आई प्लस ई आई, द एरर टर्म, रेजिडुअल टर्म। ओके, दिस इज द टोटल सम ऑफ स्क्वायर की टोटल वाई आई में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय फिर वाई आई हैट जो कि आया है बीटा टू हैट स्क्वायर समेशन एक्स आई। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं फॉर्म में।
summation xi minus x bar. Xi is your explanatory variable, कि कितना, उसका कितना परसेंटेज चेंज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल xi की वजह से आया है, प्लस अदर फैक्टर्स को हम ei एरर के अंदर इंक्लूड करते हैं। समेशन ई आई स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि ई बार वी नो इज 0। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, तो अल्टीमेटली ई बार 0 होता है, तो सेम वही समेशन ई आई स्क्वायर, वी वर लेफ्ट विद ओनली दिस, इवन इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये हम इसको बोलते हैं हम ई एस एस, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर मीन्स वेरिएशन, explain means the variation in yi that are explained by the xi, the explained variable. So this is the explained sum of square, and this is the RSS, residual sum of square. That is the variation, the residual variation. For example, 50% variation are in yi is explained by your xi, the explanatory variable, but the remaining 50% was explained by other factors that you haven't included in your model. उनको हम रेजिडुअल बोलते हैं। सो दैट इज नोन एज रेजिडुअल sum of square. Again, sum of square means variation, and residual due to residual other factors, variation in yi due to other factors that you haven't included in your model. सॉरी मैं मिस्टेक कर रही हूँ। So what we get, TSS is equals to ESS plus RSS. अभी हमें एक एक इक्वेशन मिला। So to get TSS, as we know, sorry, to get R square अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। R square क्या बताता है? एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर इन टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो TSS ESS का कितना प्रोपोर्शन है TSS में? दैट इज एक्सप्लेन बाई आर स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला निकालते हैं। अभी हमारा ESS किसके इक्वल आया है? बीटा टू हेट स्क्वायर समीशन एक्स आई स्क्वायर। TSS किसके इक्वल आया है? समीशन स्मॉल वाई आई स्क्वायर। पुट करते हैं, देन हमारा आर स्क्वायर विल बी बीटा टू हेट स्क्वायर समीशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई समीशन वाई आई स्क्वायर। एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरीके से लिख सकते हैं, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। सिमिलरली समीशन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। तो हमारा आर स्क्वायर इसके इक्वल होगा, सॉरी, लाइक दिस। ये हमारा आर स्क्वायर इस तरीके से आएगा हमारा। तो अब गिवन इक्वेशन से आर स्क्वायर डिराइव करते हैं। हमारे पास TSS इज इक्वल्स टू ESS प्लस RSS है। अगर हम लोग TSS से बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट आर स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन 5। इक्वेशन 5। सो टू गेट so to get R square from equation 5, divide it by TSS both sides. So we will get TSS divided by TSS is equals to ESS divided by TSS plus RSS divided by TSS. TSS cancel out होएगा, 1 is equals to ESS divided by TSS plus RSS divided by TSS. As we know, ESS by TSS is equals to R square, so we will get like this, R square plus RSS divided by TSS. R square explains
again, the percentage of variation in yi that are explained by your explanatory variable, and this term RSS by TSS depicts the variation in yi that are not explained by xi, that is the residual variation. सिंपल टर्म्स में जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गिलास भरा हुआ है, आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास भरा हुआ है, तो जैसे बोलते हैं ना कि आधा ग्लास भरा हुआ है, दैट मीन्स उस ग्लास, एक ग्लास वाटर है जिसका एक, सपोज एक पूरा ग्लास है जिसमें आधा ग्लास भरा हुआ है, दैट मीन्स जितना पानी है उतना एक्सप्लेन किया है आर स्क्वायर ने, दैट इज आपका एक्सआई जो वेरिएबल लिया है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल उसने, एंड रिमेनिंग जो ग्लास खाली है दैट मीन्स उतना एक्सप्लेन नहीं किया है आपके एक्सआई ने, उतना पानी, उसमें पानी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो रेजिडुअल हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो वो इसके अंदर आएगा आर एस एस बाई टी एस एस, दैट इज द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन वाई आई दैट आर नॉट एक्सप्लेन बाई एक्स आई, दैट बी कॉल्ड रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। मैं लिख दे रही हूँ एक बार यहाँ पे, आर एस एस बाई टी एस एस, it is a measure of variation in yi that are not explained by xi। तो अभी हम आरएसएस के टर्म्स में इसको लिखते हैं, आर एस एस बाई टी एस एस, आर एस के टर्म्स में लेंगे तो आर स्क्वायर इस साइड जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, 1 - r², लाइक दिस। सिंपल, एक ग्लास भरा हुआ है, आधा खाली है, आधा भरा हुआ है, दोनों एक ही बात है। तो अगर हम बोलें कि 50% वेरिएशन जो वाई में आया है, जैसे वाई को एक 1 यूनिट, उसका 50% जो चेंज आया है वो एक्सप्लेन नहीं किया है एक्सआई ने, उसका सिंपल मीनिंग उल्टा तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि 50% वेरिएशन है वो एक्सप्लेन करी है, या अगर हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि 50% वेरिएशन इन वाई आई इज एक्सप्लेन्ड बाई योर एक्सआई, that simple means that remaining 50% was not explained by xi, so we can use both the term alternatively। आधा ग्लास भरा है, आधा ग्लास खाली है, मीनिंग सेम ही है दोनों का। लाइक आधा ग्लास भरा है दैट मीन्स आधा खाली है, तो आधा जो भरा है दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय एक्सआई, एंड आधा जो खाली है दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय एक्सआई। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ आर, आर स्क्वायर हम लोगों ने कंप्यूट किया, इसको इक्वेशन टर्म में लिखते हैं, आर एस एस इज द समेशन ए आई स्क्वायर, टी एस इज द समेशन वाई आई स्क्वायर। तो ये अभी आप लोगों को थोड़ा कुछ क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा लिंक बन रहा होगा, अगर आप ये पूरी सीरीज को अच्छे तरीके से करते हो तो आपको काफी लिंक्स बनेंगे जो आपको हेल्प करेंगे और भी सारी चीजें डिराइव करने में, प्लस याद रखने में। इससे पहले वाला वीडियो है सिग्मा हेट स्क्वायर, जहाँ पे अनवाइज्ड प्रॉपर्टी देखा है ओएलएस एस्टिमेटर सिग्मा हेट स्क्वायर का, तो वहां पे मैंने डिराइव किया है समीशन ए आई स्क्वायर का वैल्यू दोनों फॉर्म में, डेविएशन फॉर्म में भी डिराइव किया है, और जहाँ पे बताया कि दिस इज द रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। तो अभी हम लोगों ने समीशन ए आई स्क्वायर यहाँ पे डिराइव किया है, यहाँ से आप लोगों को कनेक्शन बनेगा कि अच्छा वहां पे ये समीशन वाई आई स्क्वायर माइनस समीशन वाई आई हेट स्क्वायर कैसे आ रहा था, वो टी एस एस माइनस टी एस एस कैसे क्या था। तो ये समेशन ए स्क्वायर जो कि नॉर्मली हम लोगों ने इससे पहले क्या था, समेशन हेट सिग्मा हेट स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस तरीके से था। तो समेशन ए स्क्वायर दैट इज आर एस एस, ये सेम है दोनों टर्म। तो अगर आपको समेशन ए स्क्वायर नॉर्मली यहाँ पे याद रहता है कि ये समेशन ए स्क्वायर क्या है, तो आप सिग्मा हेट स्क्वायर का वैल्यू ऐसे ही डिराइव कर लोगे। तो आप जब एक साथ सारा सीरीज अच्छी तरीके से कंप्लीट करोगे, प्लस बुक का रेफरेंस लोगे, प्रैक्टिस करोगे बार बार, तो आप लोगों को ये चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। एंड मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि जो भी चीजें बुक में एक साथ अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ट्राई किया कि सारी चीजें एक पर्टिकुलर एक एक वीडियो में आपको सारी चीजें जितना मैं मेरे साथ पॉसिबल हो रहा है मैं उतना एक वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ, जिससे आप लोगों की हेल्प हो, आप लोगों का टाइम सेव हो, एंड आप जो भी टाइम सेव करो उसको प्रोडक्टिवली कहीं और यूज कर पाओ। तो दिस इज माई सजेशन फॉर यू, प्लीज डू कंप्लीट ऑल दीज वीडियोज, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड प्लस गुजराती भी जो बुक है वही वही मेरा रेफरेंस है, उसे जरूर यूज करना।
आप ये वीडियोस देखना, फिर आप बुक रेफर करना, तो आपको काफी लिंक्स डेवलप होंगी, प्लस प्रैक्टिस जरूर करना। थोड़ा डेरिवेशन है इसमें इसलिए। एंड एज वी नो प्रैक्टिस मेक्स everyone perfect. So we can write it like this: 1 minus r square. इन इक्वेशन टर्म हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो हम लोगों ने आर स्क्वायर डिराइव कर लिया। सो व्हाट इज टीएसएस? टीएसएस इज द टोटल, मैं चलो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे। जस्ट वेट। टीएसएस, टीएसएस इज द टोटल वेरिएशन of the actual yi values about their respective mean that are combinedly, sorry, just wait, combinedly explain why explanatory variable, or I will write xi. Xi is your explanatory variable, xi and ei. Because as we know, yi is equals to yi hat plus ei. That is, any change in yi is equals to sum of yi hat and ei. Suppose this is your yi and this is your yi hat, and this entire difference is explained by yi hat plus ei. So the difference, as we know, difference between yi and yi hat is equals to ei. Suppose this is your yi hat. This much variation in yi from the respective mean is explained by yi hat, and then remaining was explained by ei. So total variation in yi was explained by yi hat plus ei. That's why we denoted TSS is equals to ESS plus RSS. Again, ESS. It measures the total variation in xi from the mean, from its mean x bar and RSS. मैंने बताई थी difference of ESS and the TSS, like RSS equals to TSS minus RSS is EI, for example, so, and TSS is YI, and ESS is your YI hat in simple terms. So जो भी डिफरेंस है आपके एक्चुअल YI और YI हेट में, वो किसके इक्वल होता है? EI, एरर के। तो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर इज द डिफरेंस ऑफ TSS एंड ESS। एंड यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है व्हाट इज RSS बाय TSS। इट इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन इन YI दैट आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय योर XI। So TSS measures the total variation in your yi from their respective mean due to error term, due to other factors, other explanatory variable that you haven't included in your model.
सॉरी फॉर ऑल दीज डिसरप्शंस। मैं अभी सीख रही हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट लाइक यू। तो ये थोड़ा सा मैसअप हो जाता है, उसके लिए सॉरी। हाँ, टीएसएस ईएसएस आरएसएस एक्सप्लेन हो गया। हम लोगों ने आर स्क्वायर का वैल्यू भी डिराइव कर लिया। हमारा आर स्क्वायर इधर डिराइव किया। आर स्क्वायर क्या है? ईएसएस बाई टीएसएस, दैट इज द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन योर वाई आई दैट आर एक्सप्लेन बाय योर variation in xi, the explanatory variable, and the remaining variation that are not explained by your xi, that we denote by the ratio of your rss by tss. Okay. अभी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं आर स्क्वायर की। लेट मी मेक अ ग्राफ और ग्राफिकल इलस्ट्रेशन फॉर यू। ग्राफिकली इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। सपोज दिस इज योर y bar, this is your yi, here we take xi. Okay, yi on horizontal xi, on vertical axis yi, the dependent variable, explanatory variable, ये आपका y बार है, मीन ऑफ योर yi। अभी आपने मॉडल बनाया, आपको इस तरीके से मॉडल बना आपका, इस तरीके से SRF आया, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। SRF, that is your yi hat equals to beta 1 hat, beta 2 hat, xi. Okay, suppose you get your yi here and you have predicted, we'll take like this, you have predicted these are your actual yi. Hmm. You have taken this is your xi is given, this is your SRF, this is your y bar, this is your yi hat, this is the y bar, and this is your actual y. So difference of your actual y from y bar, that is y bar is the predicted y that you have predicted using your model। कि आपने एक एक्स आई वेरिएबल लिया, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, और आपने उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट किया कि आपकी वाई आई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू कुछ होगी, समथिंग लाइक एक्स। बट एक्चुअल वैल्यू आया लाइक एक्स डेस, दिस इज योर एक्स, आपने प्रेडिक्ट किया था एक्स वैल्यू, आपका आया एक्स डेस। तो कुछ डिफरेंस आया, दैट मीन्स आपने जो भी मॉडल बनाया उसमें कुछ मिस्टेक हुआ होगा, कुछ एरर हुआ, या आपने अदर फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया, उनका इन्फ्लुएंस आया। तो उसका जो डिफरेंस है दैट वी इंक्लूड इन एरर, इसको यहाँ पे हम समेशन ए आई स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं, एंड इसको समेशन वाई आई हैट स्क्वायर से। वाई आई हैट स्क्वायर बता रहा है कि वेरिएशन इन, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया। हाँ, इस तरीके से दिस डिफरेंस इज बी कॉल्ड समेशन ई आई स्क्वायर, एंड दिस इज समेशन वाई आई हैट स्क्वायर। तो ये आपने वाई आई हैट प्रिडिक्ट किया था, ये टोटल वाई आई एंड वाई लाइक दिस इज समेशन वाई आई स्क्वायर, TSS, total sum of square, like variation of your actual yi from their respective mean. And this ei square is the difference between yi and yi hat। हमें पता ही है ei क्या होता है, yi actual yi and yi hat, उसका जो difference yi hat is the predicted value of your dependent variable using your given regression model and given explanatory variable। एंड उन दोनों का जो भी डिफरेंस आता है उसको हम लोग एरर के अंदर इंक्लूड करते हैं, दैट इज द डिफरेंस or variation in yi that are not explained by xi, explanatory variable।
और जो जो डिफरेंस एक्सप्लेन किया कि वाई आई से वाई बार में जो इतना डिफरेंस फुल, यहाँ से वाई आई से वाई बार तक, इस वाई आई से लेके वाई बार तक जो डिफरेंस आ रहा है, उसका इतना पार्ट एक्सप्लेन किया है, इतना पार्ट एक्सप्लेन किया है वाई आई हेड ने। इसको हम ई एस एस बोलेंगे, ई एस एस। एंड रेजिडुअल जो एक्सप्लेन नहीं किया उसको आर एस एस बोलेंगे। तो ग्राफिकली इस तरीके से डिनोट करते हैं इसको। फिगर लिख सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ टी एस एस इंटू ई एस एस एंड आर एस एस। तो ये आपका वाई बार था, ये आपकी एक्चुअल वाई, सपोज आपकी एक्चुअल वाई ये आया है, ये आपकी एक्चुअल वाई आई है, ये वाई बार है, इसमें इतना डिफरेंस वाई आई हैट जो आपने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लिया है उसने एक्सप्लेन किया है रिमेनिंग, इतना डिफरेंस ई एस एस की वजह से है, and इतना डिफरेंस अदर फैक्टर्स की वजह से है जिसे हम आर एस एस में इंक्लूड करते हैं। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, टी एस एस, दैट इज टोटल वेरिएशन। टोटल वेरिएशन इन वाई आई इज द सम ऑफ आर एस एस एंड टी एस एस। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बाकी आप एक या दो बार इस वीडियो को देखना, और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन गुजराती से एक बार देखना अच्छे से, फिर आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ आर स्क्वायर। ना आप लोगों को पीडीएफ्स वगैरह ये सब चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे ये सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। एंड यूजर नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल इज अवेलेबल ऑन द थंबनेल। तो पहली प्रॉपर्टी है, इट्स अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। That means r square must be positive number. That is, it limits between 0 to 1. Can't be r square can't be negative. अगर r square नेगेटिव है तो फिर ये बता रहा है कि जो भी वेरिएशन वाई आई में आ रहा है वो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एक्स आई। आपका एक्स आई जो है यूजलेस है। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन योर एक्स आई एंड वाई आई। आपने अननेसेसरी कोई वेरिएबल लिया, उससे अपना मॉडल बनाया, और उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो कि आपकी वाई आई क्या होगी। कोई यूजलेस, कोई एकदम से यूजलेस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ले लिया आपने। सेम क्वांटिटी डिमांडेड में आपने सपोज क्या वेरिएबल लिया, स्टडी आवर्स, कि आप कुछ भी क्वांटिटी डिमांड करते हो, क्वांटिटी डिमांड ऑफ सॉल्ट, और आपने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लिया स्टडी आर, कि आप नंबर ऑफ स्टडी आर, कि अगर आप नंबर ऑफ स्टडी आर बढ़ाओगे तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सॉल्ट बढ़ जाएगी। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दैट। इन दैट केस योर आर स्क्वायर विल बी नेगेटिव और जीरो, right? So your r square can't be negative. It can be zero, but it can't be negative. When r square is zero, that means there is no correlation between your yi and xi. Both are independent. In using Venn diagram, हम लोग उसको अलग अलग सर्कल से डिपिक्ट कर सकते हैं। आपके नंबर ऑफ स्टडी आर एंड आपका कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट, उसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, तो उस केस में आपका आर स्क्वायर जीरो होगा, बट इट कांट बी नेगेटिव। ओके, सो इट्स अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव नहीं होगा। So when r square is equal to 1, that means it's a case of perfect fit. That means your yi is equals to yi hat, or in the sense your tss is equals to ess, your like this.
सो इन दिस केस योर RSS विल बी जीरो। ग्राफिकली सिंपल इस तरीके से देख सकते हैं इसको। अभी ये दूसरा भी देखते हैं। R² इज इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स नो रिलेशनशिप between or no correlation between yi and xi. So in this case, your beta 2 hat is will be zero. So your yi hat is equals to beta 1 hat, that is equals to y1, like this. Or in simple terms, just not to confuse you, your beta 2 hat will be zero in this case. ग्राफिकली देखते हैं। This is your y bar, सॉरी। सपोज अभी हम लोगों ने देखा था ये हमारा SRF था, ये SRF, ये y बार, ये हमारा कुछ एक्चुअल वाई आई आया था यहाँ पे, एक्चुअल वाई आई इस तरीके से हमारा एक्स आई गिवन था। तो इस तरीके से हमारा ये वाई आई हेट आ रहा था, और इन दोनों का डिफरेंस ए आई के इक्वल था, ये वाई बार था। तो नॉर्मली जब R² इज इक्वल टू वन है, दैट मीन्स वाई आई इक्वल हो जाएगा वाई आई हेट के, और एंटायर डेविएशन है, दैट मीन्स आपका जो वाई आई है वो इसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे वाई आई। ये केस है R² इज इक्वल टू वन। और जब R² इज इक्वल टू जीरो है, then your SRF become parallel to y bar, and your entire difference between yi and y bar is equals to some like ei, error term. So TSS is equals to RSS when your ESS is equal to zero, that is R² zero। जब आपका R² जीरो होगा तो आपका TSS विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो yi और y बार में जितना भी डिफरेंस है was explained by RSS, और जब वन है तो देन entire difference was explained by ESS. These are the extreme cases. Normally, R² will lie between the two, between your actual yi and y bar, like this. Your yi hat, ESS will be here, and the difference is equals to RSS. These are the two properties of your R²। First, it is a non-negative quantity. Normally भी non-negative इसलिए है क्योंकि कोई भी वेरिएबल लो, जैसे हम लोगों ने अभी देखा, नंबर ऑफ स्टडी आवर्स एंड द डिमांड फॉर सॉल्ट, there is no correlation between them, then at last the value can be zero, but it can't be negative। And R² is equal to 1, it is also an extreme case, and similarly R² is equals to 0, it is also an extreme case, because when you are making any model, then you will going to take a that explanatory variable that has at least some impact on your yi, otherwise you won't take that variable। So if even if that is having some like some impact on yi, like 10%, still that explain 10% variation in yi. Then even in that case, R² cannot be zero. R² will be 10%, like 0.1, greater than zero। और नॉर्मली हम लोग TSS को इस फॉर्म में भी लिख, R² के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। लाइक हमारा अभी क्या था, TSS इक्वल्स टू ESS प्लस RSS। अभी हम लोगों का ये आया था क्वेश्चन, और अभी हम लोगों ने देखा था R² किसके इक्वल होता है, ESS बाई TSS, एंड हमारा 1 - R² किसके इक्वल होता है, RSS बाई
टीएसएस, तो इसको ईएसएस के टर्म्स में लिख सकते हैं, दैट ईएसएस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू टीएसएस। ये डिनोमिनेटर में इस साइड चले जाएगा। सिमिलरली आरएसएस को भी लिख सकते हैं, 1 - r² टीएसएस, और टीएसएस की जगह पे हम लोग इक्वेशन टर्म में बनाए स्मॉल समेशन स्मॉल वाई आई स्क्वायर, और 1 - r² समेशन स्मॉल वाई आई स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पुट करते हैं इसे इस वाले इक्वेशन में, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन 6, पुट ईएसएस एंड टीएसएस इन इक्वेशन 6। तो TSS is equals to R square into TSS plus 1 - r² into TSS, like this। ये मैनिपुलेशन है, ये आपको जब भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना इससे रिलेटेड, तो इस तरीके से कुछ वैल्यू गिवन होंगी, कुछ आपको वैल्यूज मैनिपुलेट करके गिवन फॉर्मूले को और निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको काफी तरीके से एक पर्टिकुलर टीएसएस को ईएसएस को अलग अलग तरीके से डिराइव करना बता रही हूँ, क्योंकि आप जो भी न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। आपको कुछ गिवन होगा, सपोज आपको ईएसएस गिवन है या आर स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, आपको इंडिविजुअली ईएसएस टीएसएस नहीं पता है, तो आप डिराइव कर सकते हो R² इज इक्वल टू ईएसएस बाई टीएसएस, या 1 - r² गिवन है, तो आपको ये फॉर्मूले को ही मैनिपुलेट करके वैल्यूज डिराइव करनी होंगी। एकदम आपको सिंपल सिंपल टर्म्स में सारा वैल्यू गिवन नहीं होगा, आपको डिराइव करना पड़ेगा मैनिपुलेट करके इन सारे टर्म्स को। इसलिए आपको मैनिपुलेशन आना चाहिए। वो कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार। हम लोग पीवाईक्यूज को सीरीज भी रखेंगे जहाँ पे मैं सॉल्व करवाऊंगी आईएएस वाले क्वेश्चंस, तो वहां पे देखेंगे कि कैसे मैनिपुलेट करके डिराइव करते हैं। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इन वाई आई टर्म्स वाई आई स्क्वायर इक्वल टू समेशन वाई आई स्क्वायर प्लस 1 - r² समेशन वाई आई स्क्वायर। तो अभी हमें आरएसएस क्या है? व्हाट इज आरएसएस? आरएसएस समेशन ए आई स्क्वायर। तो अभी हमें ईएसएस समेशन ए आई स्क्वायर की एक और टर्म मिल गया कि समेशन ए आई स्क्वायर को हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो अगर हमारे पास ए आई स्क्वायर का कुछ ये वाली वैल्यूज गिवन है, तो हम सिंपल आर स्क्वायर गिवन है, समेशन वाई आई स्क्वायर गिवन है, तब भी हम समेशन ए आई स्क्वायर डिराइव कर सकते हैं। और जब हम समेशन ए आई स्क्वायर डिराइव करेंगे तो सिग्मा हेट स्क्वायर भी डिराइव कर सकते हैं, बिकॉज एज वी नो सिग्मा हेट स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ए आई स्क्वायर डिवाइड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमारे पास समेशन ए आई स्क्वायर आया 1 - r² समेशन वाई आई स्क्वायर डिवाइड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये तीसरा तरीका हो गया जहाँ से हम समेशन ए आई स्क्वायर के थ्रू सिग्मा एट स्क्वायर डिराइव कर सकते हैं। समेशन ए आई स्क्वायर का तीसरा वैल्यू निकला। इससे पहले हम लोगों ने समेशन ए आई स्क्वायर का पहला क्या निकला था? समेशन ए आई स्क्वायर का कुछ इस तरीके से, समेशन वाई आई, जस्ट वेट लेट मी रिकॉल। हमारा क्या वैल्यू डिराइव हुआ था? तो मैं डेविडेड फॉर्म बता दे रही हूँ, मेरे को अभी रिकॉल नहीं हो रहा। डेविडेड फॉर्म में हमारा क्या था? समेशन ए आई स्क्वायर क्या होता है? टीएसएस माइनस ईएसएस, राइट। टीएसएस को किस तरीके से लिखते हैं? समेशन वाई आई स्क्वायर। ईएसएस क्या है? समेशन वाई आई हेट स्क्वायर। समेशन वाई आई हेट स्क्वायर को और भी, अगर हमें समेशन वाई आई हेट स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें बीटा टू हेट का वैल्यू पता है एंड स्मॉल एक्स आई का पता है, तो हम लोग तब भी इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। हमारे पास वाई आई गिवन है, हमारा वाई आई हेट गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इधर हमारे पास बीटा टू हेट समेशन एक्स आई स्क्वायर और ये क्या बोलते हैं, वाई आई गिवन है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आर स्क्वायर गिवन है, आर स्क्वायर गिवन है एंड वाई आई स्क्वायर गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से एक समेशन ए आई स्क्वायर को एक ही सिम लाइक आर एस एस एक है, इसको ही डिराइव करने के लिए हमारे पास तीन चार फॉर्मूले डिराइव करके आ गए। आगे और कुछ डिराइव करेंगे तो वहां से भी कुछ ना कुछ एक और फॉर्मूले बन जाएंगे।
तो आपको जैसे कुछ भी वैल्यू, किस तरीके की वैल्यू गिवन है आपके न्यूमेरिकल में, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जिससे कि आप एकदम इजी तरीके से आपकी कैलकुलेशन भी मिनिमाइज हो जाए, कॉम्प्लेक्स ना हो, इजी तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो ईएसएस क्या है? टीएसएस माइनस ईएसएस। सिंपल टर्म्स में हमारे पास समीशन ई स्क्वायर का वैल्यू आया, हम सिग्मा हेड स्क्वायर निकाल देंगे। सिग्मा हेड स्क्वायर वेरिएंस है ईआई का, हम स्टैंडर्ड एरर भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो दिस इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन। मैथमेटिक्स में सबसे बढ़िया यही रहता है कि आप एकदम से लिंक जैसे डेवलप होंगी आपको, आप मैनिपुलेट करना सीख जाओगे चीजों को। अगेन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो डू प्रैक्टिस लॉट एज मच एज यू कैन। एंड आई थिंक आज का टॉपिक यहीं तक था। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। आई कैन से लाइक दिस इज माई 200%, बट आई एम ट्राइंग, आई एम इम्प्रूविंग। एंड धीरे धीरे मैं वैल्यूएशन कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करती जाऊंगी, आप लोगों को ट्राई करूंगी बेस्ट कंटेंट देने का। एंड ये सब जो भी मैसअप होता है, डिस्ट्रप्शन होता है, उसके लिए लॉट ऑफ सॉरी टू यू ऑल। एंड प्लीज आप लोग अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हो, जिससे कि मैं और भी इम्प्रूव कर सकती हूँ। एंड अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ये कंटेंट जो लोग नीडी है, इनको जरूरत है, बिकॉज ऑल दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। एक सीरीज टाइप में एक दो वीडियोस डाले हैं, पर एक पूरा सीरीज में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर सकते हो कंटेंट को, एंड कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। एंड प्लीज अपने सजेशंस जरूर दीजिएगा, जिससे कि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ, बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू यूट्यूब एंड ऑल दीज थिंग्स। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। थैंक यू सो मच। एंड मैं, मेरा जो हेजिटेशन वगैरह रहता है उसके लिए फिर से सॉरी, बिकॉज आई एम